डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र भाग 1 का चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। क्योंकि शीत युद्ध के बाद हमने पढ़ लिया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध के दौरान ही दो ध्रुव उत्पन्न हुए थे और दो ध्रुव ये कब समाप्त हो गए, कैसे समाप्त हुए, इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि विश्व में शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुव हुए थे। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ। ये दो ध्रुव आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते थे और इनकी जो ताकत थी ये अन्य किसी भी देश के पास इतनी नहीं थी इन दोनों के अलावा। इसलिए पूरे विश्व में सिर्फ मात्र ये दो ध्रुव ऐसे देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ रूस, जो अन्य सभी देशों से ताकतवर थे और ये एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे। और इन दोनों देशों अमेरिका और रूस के साथ विश्व के विभिन्न सारे देश थे जो दो ग्रुपों में बंट गए थे, जो दो ध्रुव कहलाए। इन दोनों ध्रुवों में आपस में टकराव होते रहते थे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन ये जो दोनों ध्रुव थे आपस में टकराहट की स्थिति थी, लेकिन अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरे विश्व में मात्र एक ही सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र बच गया, वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। सोवियत व्यवस्था का आशय, सोवियत व्यवस्था क्या थी इसके बारे में हम जानेंगे। सोवियत व्यवस्था, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सोवियत रूस में समाजवादी व्यवस्थाएं थी और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी। हालांकि रूस में 1917 के रूस की क्रांति के बाद ये व्यवस्थाएं स्थापित की गई। जो रूस एक बहुराष्ट्रीय राज्य था जिसमें 60 से अधिक समुदायों के लोग रहते थे और ये रूस के पास, सोवियत संघ के पास बहुत सारे भंडार थे, बॉक्साइट के, लोहा के, प्राकृतिक गैस, रबड़ आदि, इसके बहुत सारे भंडार थे उसके पास। आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और आर्थिक व्यवस्थाएं इस प्रकार थी। सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार थी जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी वह अन्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया, लेकिन सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और दूसरा इसकी व्यवस्था थी नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि एक सिस्टम में, एक प्रोग्राम के तहत, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उसका विकास करना। सोवियत संघ का ये 1928 में पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई सोवियत संघ में। इसके बाद जीवन स्तर तीसरा है। जीवन स्तर, उस समय सोवियत संघ में कृषि की व्यवस्था पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। 1929 के बाद धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर
ऊंचा उठता गया और आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था अच्छी की गई। ये रही आर्थिक व्यवस्था। इसके बाद सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी? सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ की मीडिया व्यक्ति के अभिव्यक्ति पर, मीडिया पर, अन्य चीज़ों पर, साहित्य पर इतना नियंत्रण था कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं सकता था। ये एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी और उसी की सरकार था, उसी का वर्चस्व था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य मिलकर के बना था सोवियत संघ, जिसमें एक रूस ही था जिसका ज्यादा वर्चस्व सोवियत संघ में था। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ही मजबूत थी, उसी का शासन था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य किसी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी और न ही उसका वर्चस्व था। इसलिए रूस की ही कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व हमेशा बना रहता था। अब रूस सुधारों के लिए गोरबाचेव को बाध्य करने वाली परिस्थितियां, यानी रूस की व्यवस्था में सुधार करने के लिए गोरबाचेव विवश हो गए उसकी व्यवस्थाओं को सुधार करने में। 1985 में माइकेल गोरबाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और 1988 में वो देश के राष्ट्रपति बने। उसके बाद उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की उन्होंने कोशिश किया और परिवर्तन लाए भी। बहुत सारे सुधार किए, कृषि उद्योग आदि को बढ़ावा दिया। एक लंबे समय तक सोवियत संघ अपने संसाधनों का बड़ा एक हिस्सा शस्त्रों पर खर्च कर रहा था, जिसको उन्होंने व्यवस्थित किया और सोवियत संघ में आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। गोरबाचेव जो रूस में प्रतिबंध लगे थे, जैसे भाषण, साहित्य, कलाओं पर जो प्रतिबंध लगे थे उसके खिलाफ थे और इन दो नीतियों के द्वारा जो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन दो नीतियों के आधार पर वहाँ की व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, अर्थात यह अधिकार दिया जाए कि सार्वजनिक और सभी समाचार पत्रों को 70 वर्ष से पुस्तकों और समाचार पत्रों को 70 वर्ष से जो लगे प्रतिबंध थे वो हट गए, उनसे मुक्ति मिल गई और राज कार्य से एक अधिकार छोड़ना पड़ा। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। इसके राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। गोरबाचेव के विरुद्ध विद्रोह भी हुआ। उन्होंने अपनी इस नीति को दिया तो सोवियत व्यवस्था को अच्छी बनाने की, बहुत अच्छी व्यवस्था की बनाने की, लेकिन सोवियत संघ में विद्रोह हुआ उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि वहाँ के काफ़ी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट थे और वो एकाएक उनकी इस व्यवस्था से वो नापसंद करने लगे। कट्टरपंथियों ने उनके इस व्यवस्था को नाकाम कर दिया, विद्रोह हो गया और गोरबाचेव का जनाधार बड़ी तेजी से खिसकता जा रहा था और कई प्रमुख गणराज्य एस्तोनिया, लिथुआनिया और लातविया सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहते थे। अन्य कई राज्यों में भी उपद्रव हो गए और गोरबाचेव की स्थिति कमजोर होने लगी और खुद एल्त्सिन सामने आ गए ऐसी स्थिति में और उनकी तरफ जन समुदाय उमड़ पड़ा।